हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 सेलिना बुक का। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इन सब को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरह से किसी भी बॉडी पे ये फोर्स एक्ट करती है, तो ये फोर्स इसको क्या करती है, ये इसमें मोशन प्रोड्यूस करती है, जिससे ये लीनियर मोशन में आगे बढ़ने लगता है। अगर ये फ्री टू मूव है तो मतलब ये कहीं से फिक्स्ड नहीं है, फ्री है, तो ये लीनियर मोशन करती है। बट अगर ऐसा केस हो जिसमें कि ये फिक्स्ड कर दिया जाए, दैट मीन्स यहाँ पर किसी पॉइंट पे ये फिक्स्ड है और ये आगे नहीं बढ़ सकती है, तब इस केस में अगर हम लोग इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करने लगेगी, ये इस तरह से व्हील की तरह ये गोल गोल इस तरह से रोटेशनल मोशन की तरह मोशन करने लगती है। तो यही हम लोगों का कहलाता है यहाँ लीनियर मोशन। एंड लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। एंड रोटेशनल मोशन तब होता है जब ये किसी पॉइंट पे फिक्स्ड होता है। तो ओके, अब इसके बाद हम लोग को जाना है कि रोटेशनल मोशन किस तरह से प्रोड्यूस करता है। देखिए, तो रोटेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी इस तरह से फिक्स्ड है, कोई बॉडी इस तरह से फिक्स्ड है किसी पॉइंट पे, पाइवोटेड भी कहा जाता है इसको, और इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स देखिए दो तरह से मोशन कर सकता है। एक तो ये क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स क्लॉक के अपोजिट साइड में। तो अगर इसमें फोर्स नीचे की तरफ पुश कर रहा है, इसको फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये इस तरह से रोटेशन करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करने लगता है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। तो देखिए, जब किसी इस तरह से कोई भी बॉडी है, ये इस पॉइंट पे पाइवोटेड है, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स इस तरह से तो अगर कोई फोर्स इस तरह से इस पे हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, हम लोग को ये पहले देखना है। ये लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से ये ओ पॉइंट पे पाइवोटेड है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स को हम लोग आगे की तरफ ऐसे डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बना देंगे। ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन से ये इसका जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अगर हम लोग AO मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम लोगों को ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लास्ट 1-2 ईयर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोगों को अलग अलग फोर्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ फोर्स को कंपेयर करना रहता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इस केस में क्या होता है, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स, अगर F फोर्स लग रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OA इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो F इंटू OA हो जाएगा। अगर ये R है तो F इंटू R। अब हम लोग जानेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R का यूनिट डिस्टेंस है तो मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। CGS में इसका डाइन सेंटीमीटर भी हो सकता है। और हम लोग दो फैक्टर जो कि किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इस तरह से हम लोग फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, इस तरह से ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी मूव करने लगेगा। तो ये रोटेशनल मोशन या टॉर्क जिसको कहते हैं, या टर्निंग इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो सिंस ये फोर्स इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, इसलिए अगर हम लोग फोर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो उससे भी मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज होगा। तो इसमें इस तरह का लास्ट ईयर नहीं 2023 में एक क्वेश्चन आया था,
जिसमें 3 फोर्सेस थे। इस तरह से एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, F1 F है, सारा फोर्स इक्वल ही था। 3 फोर्स इस तरह से अलग अलग 3 डायरेक्शन में थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह से बता रहे, और ये O पॉइंट पे पाइवोटेड है। तो हम लोग को दिखाना था कि किसका सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे इंक्रीज़ करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा। अगर इस फोर्स को हम लोग इसका लाइन ऑफ एक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, और इसके लाइन ऑफ एक्शन को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो सब में आप देखिए, इसका ओ ए है डिस्टेंस, इसका ओ बी है डिस्टेंस। तो जाहिर है यहाँ दिख रहा है कि ओ बी ग्रेटर है ओ ए से, फोर्स तीनों इक्वल है, तो ओ ए में सबसे कम प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। ओ बी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बट ओ ये जो है तीसरा वाला हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, ये क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जस्ट इसके रेडियस के इक्वल। लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाने पे हम लोग देख रहे हैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ग्रेटर है ओ सी। तो ओ सी ग्रेटर है, ओ बी उसके बाद है, एंड ओ ए है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे सबसे ग्रेटर प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होने की वजह से ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज, अभी मैंने बताया जैसे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रोड्यूस हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होने के लिए तो ये याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर ये प्रोड्यूस होता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, ये पॉजिटिव होता है। एंड क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, इसके डायरेक्शन को निगेटिव माना जाता है। अब एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम लोग ये डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे दिखाया है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज बाय 2 वेज। कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, अगर हम लोग फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर चेंज कर देते हैं तो हम लोगों का रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए पॉइंट पर है, सेम फोर्स है, ए पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो ये इसमें कैसे प्रोड्यूस होगा, ये इधर अप्लाई होता है तो ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मूव कर रहा है, जिसको हम लोग पॉजिटिव माने, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हुआ। और अगर यही फोर्स का डायरेक्शन ये नीचे नहीं अप्लाई होकर के हम लोग ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह से रोटेट होने लगता है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को नीचे से ऊपर कर देने पे इसका रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। दूसरा है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को, ये था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर डायरेक्शन चेंज कर दे, जैसे ये एक्सल है, इसको अगर हम लोग यहाँ से पुश कर रहे हैं, यहाँ पे पुश किया जा रहा है, तो यहाँ पर पुश करने से ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन इसको हम बस डायरेक्शन इसको नीचे से ऊपर, देखिए नीचे से हो रहा था, अब ऊपर से होगा तो ये क्या होने लगेगा, क्लॉकवाइज होने लगेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड फोर्स का डायरेक्शन, ये 2 फैक्टर हैं। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, रोटेशनल फोर्स को चेंज किया जा सकता है। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का सबसे इजी सिंपल एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं, डोर ये होता है। अगर ये डोर का फ्रेम है, अगर ये डोर का फ्रेम है और यहाँ पर इस तरह से हम लोग जानते हैं ये डोर होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ हैंडल लगा रहता है, तो डोर का हैंडल हमेशा लास्ट पॉइंट पे लगा रहता है, और डोर यहाँ पर हिंज से जहाँ ये अटैच रहता है,
इसको हिंज कहा जाता है। जिस पॉइंट पर अटैच होता है उसके अलोंग ये रोटेट करता है, खुलता है या बंद होता है। तो ये हाफ रोटेशनल मोशन डोर करती है। तो डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये हिंज है जहाँ पर से ये अटैच, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसका हैंडल हमेशा लास्ट पॉइंट पे, दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट पे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग हैंडल पे फोर्स लगाते हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना मैक्सिमम बनता है। मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से ये आसानी से हम लोग कम फोर्स में इसको खोल सकते, बंद कर सकते हैं। तो अगर ए पॉइंट की जगह पे अगर हम लोग इसका हैंडल मिडिल में लगा दें, यहाँ अगर हम लोग पुट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको खोलने बंद करने के लिए हम लोग को जो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए खोलने बंद करने के लिए, उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसलिए हमेशा हैंडल को लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे रखा जाता है, ताकि कम फोर्स में ही ये हम लोग इसको हिंज के लॉन्ग, जो एक्सिस है इसके लॉन्ग, इसको रोटेट कर सके। दूसरा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ फोर्स का, रेंच से हम लोग देखते हैं। रेंच जो स्पैनर होता है, किसी भी जो होता है, हम लोग नट को ओपन या क्लोज करने के लिए एक रेंच इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये रेंच है, तो इसका हैंडल हमेशा ये क्या होता है, लॉन्गर रखा जाता है। ये लॉन्गर इसलिए रखा जाता है, इसको स्पैनर भी कहते हैं। तो स्पैनर का या रेंच का हैंडल लॉन्ग क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोगों को इसको ओपन करना है तो हम लोगों को क्या करना था, इसको रोटेशनल मोशन में अप्लाई करना पड़ता है। रोटेशनल मोशन करने के लिए नट के लॉन्ग अगर हम लोग रोटेशनल मोशन करते हैं तो जितना ज़्यादा लंबा एक्सिस होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और लेस फोर्स में हम लोग उसके मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जिससे कि आसानी से ये ओपन हो सकता है या किसी भी नट को टाइट या लूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कपल क्या होता है। तो देखिए कपल क्या है। अब हम लोगों ने अभी तक देखा कि फोर्स अप्लाई करने पे रोटेशनल मोशन होता है, बट अगर हम लोग को कंटिन्यूस रोटेशनल मोशन करना है तो अकेला एक फोर्स रोटेशन मोशन नहीं कर पाता है। तो इसलिए किसी भी दो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। दो फोर्स अगर इस तरह से किसी, ये रॉड हम लोग मान लेते हैं, ये ए बी एक रॉड है और इसके लॉन्ग एक नीचे एक फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रहा है, एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। दोनों फोर्स इक्वल हैं और इसको मिड पॉइंट पे, यहाँ मिड पॉइंट पे पाइवोटेड रखा गया है। मिड पॉइंट पे पाइवोटेड रखा गया है, तो उससे क्या होता है, ये फोर्स इसको क्या करना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं मिड पॉइंट पे दोनों के लिए मोमेंट, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये अगर इसको आर लेते हैं, इसको आर लेते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये वाला फोर्स, इसका अपवर्ड फोर्स इसको क्या करना चाहेगा, जैसे ये है, अगर ये इस तरह से रॉड है, ये पाइवोटेड है, ये वाला फोर्स इसको ऊपर की तरफ घुमाना चाहेगा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। दोनों तरफ जो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल फोर्स होने की वजह से इक्वल प्रोड्यूस हो रहा है, और दोनों का क्या है, ये दोनों इसको ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों फोर्स अगर अपोजिट एंड पैरेलल इस तरह से फोर्स होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स, तो ये इस तरह से ये क्या करेंगे, इस रॉड को इस तरह से गोल रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जस्ट इसी का एग्जांपल है हम लोग जो ये कार रेंच या टैप में यूज़ करते हैं। ये देखिए ये टैप में दिखाया गया है, जैसे टैप में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को ओपन या क्लोज करना है तो थंब से हम लोग इधर एक फोर्स लगा रहे हैं और बाकी चारों फिंगर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों फोर्स पैरेलल होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिससे ये टैप का हैंडल क्या होता है, रोटेट होने लगता है
इसी तरह हम लोग बॉटल का लिड को ओपन करने के लिए दो तरह के फोर्स थंब से एंड फिंगर से लगाते हैं, दोनों पैरेलल फोर्स इसको ओपन करना। जस्ट इसी तरह स्टीयरिंग व्हील जो होता है, स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है कि एक फोर्स, एक हैंड से हम लोग इधर फोर्स लगा रहे, दूसरे हैंड से इधर फोर्स लगा रहे, दोनों फोर्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरह से दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिससे कि ये रोटेट होने लगता है। तो ये हो गया हम लोगों का कपल, इसी को कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये कोई रॉड है जिसका डिस्टेंस यहाँ आर टोटल डिस्टेंस इन दोनों को मिला के अगर डी है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, अगर अपोजिट दोनों फोर्स हैं तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करें इसलिए इसमें टोटल डिस्टेंस, इसको हम लोग 2r या d भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने 2r इसको d माना है। तो ये हो जाता है इस ईच फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। अब इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, अगर ये कोई टेबल है, टेबल पे ये कोई बुक रखा हुआ है, ओके, ये टेबल पे बुक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो हम लोग को ये अगर बुक इस रेस्ट में है, तो इसका मतलब रेस्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का होने का मतलब ये है कि उसमें टोटल फोर्स जो भी एक्ट हो रहे हैं, तो और रिजल्टेंट, टोटल नहीं कहेंगे, यहाँ रिजल्टेंट वर्ड यूज़ करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या है, जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है वो जीरो है। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं बुक है, बुक का नीचे की तरफ वेट लगेगा, तो हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जानते हैं अगर ये टेबल पे, क्योंकि वेट इसका टेबल पे लग रहा है, तो टेबल भी इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगी जो कि इसका रिएक्शन फोर्स होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ से हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, तो नीचे फोर्स mg लग रहा है तो उसके जस्ट इक्वल में यहाँ रिएक्शन फोर्स टेबल इस पे लगा रही है बुक पे, ये दोनों आपस में इक्वल है, तभी बुक रेस्ट में है। तो अब हम लोग अभी तक ये क्या जाने थे कि हम लोग जानते थे कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, लेकिन अब ये हम लोग को जाना है कि इसके अलावा भी एक होता है पॉइंट कि एल्जेब्रिक सम ऑफ, यहाँ एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट इज़ ज़ीरो, सो दे डू नॉट चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इस पे जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स हैं वो आपस में इक्वल, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के लॉन्ग, अगर कोई बॉडी इस तरह से रेस्ट पे, तो इसमें जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर ये ओ पॉइंट पे पाइवोटेड है तो इसके लॉन्ग इस पे जितने भी फोर्स हैं वो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो है, तभी वो रेस्ट में रह सकता है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का यहाँ हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम में भी दो तरह के स्टेट होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, एंड इस केस में इसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों तरह के मोशन लग रहे हैं, लेकिन अगर ये कांस्टेंट स्पीड से या सेम स्टेट ऑफ मोशन में है देन इसको कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर कोई बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड में है, तो उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप अगर अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है या अर्थ के सरफेस पे आती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है। इस केस में इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, उसका वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका वेट लग रहा है, जो क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है तो उसका वेट लग रहा है, एंड ये वेट किससे बैलेंस हो जाते हैं, बायोएंट फोर्स, जो एयर इस पे बायोएंट फोर्स लगा रही है, एंड फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन हो सकता है, बायोएंट फोर्स है, इन सभी फोर्स का सम उसके वेट के इक्वल होता है, इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है। तो ये हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। एक और इसका डेफिनेशन है ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर किसी
स्ट्रिंग से हम लोग स्टोन को टाई करके उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। तो सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस पर तो उस समय एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग का टेंशन और सेंट्रीपेटल फोर्स। बट ये दोनों फोर्स जो होते हैं, स्ट्रिंग का टेंशन स्ट्रिंग को जो अंदर की तरफ लगता है, स्ट्रिंग के अंदर की तरफ, जैसे ये देखिए ये है यहाँ इस तरह से, अगर कोई हम लोग स्टोन को इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग से घुमा रहे हैं, ये स्टोन है, इसको गोल गोल इस तरह से रोटेशनल मोशन में है, तो स्ट्रिंग का टेंशन बाहर की तरफ लगता है। और इस स्ट्रिंग के टेंशन को हम लोग जानते हैं, कोई भी अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में रहती है तो उसका सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, जो उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करने के लिए ज़रूरी है। तो ये फोर्स उसका स्ट्रिंग का टेंशन प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म स्पीड कर सकते, यूनिफॉर्म स्पीड से ये रोटेट करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या तब कंडीशन है। अगर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेते हैं तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का ये होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी ज़ीरो। दैट मीन्स सारा फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रहा है उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, उस फोर्स पे उस बॉडी पे जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स है उन सबका एल्जेब्रिक सम, मतलब सबका टोटल, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज हो, ये आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट देखेंगे क्या होता है। अब हम लोग को देखना है इक्विलिब्रियम कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, कैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस तरह से लेते हैं, एक रॉड है, ये इस तरह से अगर एक हम लोग रॉड लेते हैं, इसको बीच से इसके सेंटर से इसको पाइवोटेड किसी सपोर्ट से इसको हैंग कर देते हैं। एंड इसके एक एंड में यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग कुछ वेट हैंग करते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से वेट इस पे हैंग करेंगे तो ये क्या होगा, इसको इस तरफ रोटेट करना चाहेगा, क्योंकि इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो ये क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना चाह रहा है। अब अगर हम लोग इसको ये टिल्ट ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक और स्प्रिंग बैलेंस लगाएंगे और यहाँ पर दूसरा वेट हम लोग लगाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एंड पे लगाते हैं तो सेम वेट लगाना होगा, बट हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे अगर हम लोग डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, तो हम लोग डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो हम लोग को वेट बढ़ाना होगा। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा, मान लेते हैं ये W1 है, ये W2 है, तो एक ऐसा पोजीशन आता है, ये दोनों डिफरेंट वेट है, तो दोनों का लेंथ भी अलग अलग होगा। क्योंकि वेट अगर सेम रहेगा, जैसे बीम बैलेंस हम लोग जानते हैं, बीम बैलेंस जो होता है तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक बीच से दो पैन बने होते हैं और यहाँ पर वेट रखा जाता है और उसी वेट के इक्वल अमाउंट में यहाँ पर हम लोग कोई भी सब्सटेंस रखते हैं। अगर दोनों का वेट इक्वल होता है तो ये स्ट्रेट पोजीशन पे आता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में शो करता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर अगर दोनों डिफरेंट वेट हैं तो दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो ये हम लोग वन एंड पे हैं, तो मान लेते हैं इसका L1 है और ये बीच में किसी दूसरे पॉइंट पे है तो इसका L2 डिस्टेंस ले लेते हैं। तो इस केस में एक ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये क्या कहता है कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स किस तरफ रोटेट करना चाह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर ये दोनों मोमेंट आपस में इक्वल होंगे तभी ये स्प्रिंग बैलेंस स्ट्रेट रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। अगर ये स्ट्रेट है दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो इसको हम लोग अगर ये दोनों इक्वल है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो हम लोग दिखा सकते हैं W1 L2, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट W2 L1, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इससे हम लोग इसी से हम लोगों को न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करना है।
तो यहाँ तक ये चैप्टर हम अब क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।